हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम मध्यकालीन भारत है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो खत्म हो चुका है बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बहुत कम समय में क्वालिटी के साथ चीजें पढ़ ली हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पता भी है किस तरह से हमने पढ़ा है और किस तरह से हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको चीजें उपलब्ध भी करवाई हैं। तो आपको नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं ही हैं। मैं जो ग्रुप है उस पर आपको सभी को सेंड कर ही देता हूँ। इसके अलावा आज से हमारा मध्यकालीन जो भारत है वो भी स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कौन कौन सी नई बातें हैं मध्यकालीन भारत में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी टीम है। मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यूपीएससी एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपियर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाइड किया है, एम इकोनॉमिक्स और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारा खत्म हो गया है। इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात है कि अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस होता है। यानी कि एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको हमेशा के लिए नहीं है, यानी कि आपने जितने भी डेज का कोर्स खरीदा है उसके हिसाब से आपको क्लास अवेलेबल होंगी। जितना भी एक्सेस करना चाहते हो उतना एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर, यानी कि टॉप एजुकेटर, ऐसा नहीं कि हर कोई यहाँ पर पढ़ाता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर जो अपने क्षेत्र में मास्टर हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। अगर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर का भी उसी कोर्स में देख सकते हैं। यानी कि पॉलिटी के कम से कम 10-12 टीचर ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये और कोचिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पूरा का पूरा बंडल, पूरा का पूरा पैकेज आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। तो आप समय समय पर मूल्यांकन भी कर सकते हैं कहां पर आपकी स्टडी चल रही है, कितना आपने गेन किया है, कितना आपने लिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो शेड्यूल है वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर सुबह, जैसे मेरी क्लास 7 बजे होती है, अगर आप 7 बजे क्लास को नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने टॉपिक अभी पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपने कितना गेन किया है, ठीक है, कितना समझा है। ये सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का भी कोर्स अवेलेबल है। इसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ कि 1 महीने की फीस है वो 10,800 है, 3 महीने की फीस है वो 18,000 है। यानी कि जितने महीने को आप सब्सक्राइब करोगे उसके हिसाब से आपकी जो फीस है वो कम होती जाएगी। आप देख सकते हो, अगर हम 1 महीने के हिसाब से बात करते हैं तो 1 महीने की जो फीस है वो 10,000 है, और 2 साल की जो फीस अगर हम देखते हैं तो कितना पड़ता है, 46,800 रुपये पड़ता है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। 1 महीने का जो कोर्स है वो कितना महंगा पड़ रहा है, और 2 साल का जो कोर्स है वो कितना महंगा पड़ रहा है। यहाँ पर भी आपको 46,800 रुपये पे नहीं करने हैं फुल। आप पीके लाइव कोड को यूज करो। इसके बाद आप जो प्रोसीड टू पे करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ भी नहीं है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो आप चैट विद अस पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, जितने भी साल का आपका कोर्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि 2 साल का कोर्स आप लीजिए, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का काम नहीं है। कम से कम 2 साल तो आपको ये चीज लेना ही चाहिए। पीके लाइव कोड को हमेशा आपको याद रखना है, और कोई भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आप मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो गया है। 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सेट कर लेता हूं मैं।
वेट करना। तो ये अपना जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने जो पढ़ा था वो वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल के बाद हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था। उत्तर वैदिक काल के बाद हमने जो पढ़ा था वो मौर्य साम्राज्य पढ़ा था। उसके पहले भी हमने महाजनपद पढ़े थे। बुद्ध पढ़ा था, बुद्ध काल पढ़ा था हमने, जैन काल पढ़ा था। इसके अलावा हमने और भी महत्वपूर्ण बातें की थी, और भी, जैसे कि सातवाहन काल। ठीक है, इसके बाद गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, ये सब हम लोगों ने बात की थी। और जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हमारे राजवंश हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो छूटा आपका कुछ भी नहीं है, बहुत कम समय में क्वालिटी के साथ मैंने आपको सब चीजें करवा दी हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं 7 बजे प्लीज आप आ जाए कीजिए, क्योंकि 7 बजे से हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होती जाती है। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं चैट नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपका चैट में दिखेगा कोई काम की चीज तो हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्यकाल की हम लोग बात कर रहे हैं। मध्यकाल में हम लोग दो भागों में मध्यकाल को डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? एक हमारा होगा दिल्ली सल्तनत, इसकी अवधि क्या है? 1206 से 1526 ईस्वी। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में, 1526 से 1707, और कभी कभी इसको 1857 तक भी मध्यकाल मान लिया जाता है। देखो, प्राचीन काल का, मध्यकाल का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हम इतिहास को समझने के लिए इसको कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं काल के हिसाब से। कईयों किताबों में आपको अलग काल मिल जाएगा और कईयों किताबों में आपको अलग काल मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं करनी है कि भैया उस किताब में तो मध्यकाल की जो अवधि है वो 700 से स्टार्ट कर दी थी, सर आपने तो 1206 से स्टार्ट की है, 1526 से स्टार्ट की है। मुगल काल की जो मुगल काल से, मुगल काल पर मध्यकालीन भारत है वो खत्म हो जाता है, 1857 से क्या नाम से हमारा आधुनिक भारत है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपीएससी कभी भी आपसे कोई भी एग्जाम में कभी भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताओ प्राचीन काल का जो भारत है उसकी अवधि क्या है, मध्यकाल का जो भारत है उसकी अवधि क्या है, और आधुनिक भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो टेंशन लेने वाली कोई जरूरत है ही नहीं है आपको, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत है ही नहीं है आपको। तो इस बात पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि कहां पर बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 7 बजे ऑनलाइन आ जाया करो और जल्दी जल्दी लाइक ठोकते जाओ। ठीक है, देखते हैं कितने लाइक होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, कितने बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो हमने बात की थी मध्यकाल भारत को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो दिल्ली सल्तनत थी और एक मुगल काल थी। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत को भी हम सबसे दिल्ली सल्तनत में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो खलीफा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? खलीफा दो तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक तो राजनीतिक प्रमुख के रूप में और एक धार्मिक प्रमुख के रूप में। राजनीतिक प्रमुख के रूप में कैसे भूमिका निभाता है कि खलीफा राज्य विस्तार पर बल देता है, यानी कि जितना साम्राज्य फैल सकता है उतना साम्राज्य फैल जाए, जितना साम्राज्य फैलने के बाद जितना मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हो सके उतना हो जाए, मतलब जितना भी हो वो भी कम है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जो है मुसलमानों का राज हो, खलीफा ये मानते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता खलीफा की क्या है? राज्य विस्तार पर बल। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा महाराज या फिर सुल्तान आए, राजा महाराज तो नहीं बोलेंगे हम लोग सुल्तान इनका नाम बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी सुल्तान आए हैं उनकी बस सिर्फ एक ही मंशा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने राज्य का विस्तार करें। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी हुआ, मोहम्मद गजनबी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ। ठीक है, इसके अलावा अफगान जो लोग हैं, इन सब का मकसद यही था कि राज्य का विस्तार किया जाए। तो सबसे पहली जो भूमिका है खलीफा की वो राज्य का विस्तार। अब देखो, राज्य का विस्तार अनेक रूप से हो सकता है, ठीक है ना। जैसे समुद्रगुप्त ने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी अपने राज्य के विस्तार के लिए, लेकिन यहां पर जो है मुसलमान राज्य के विस्तार के लिए तलवार के बल पर अत्यधिक महत्वपूर्ण बल देंगे, यानी कि तलवार के बल पर मार काट करो, ठीक है ना,
ये सब करो और राज्य का विस्तार करो। प्यार से तो बात ही नहीं करनी है। लेकिन बाद के जो हमारे सुल्तान हुए या फिर मुगल कालीन जो मुगल काल स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए अनेक नीतियां भी अपनाई। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं कि खलीफा खलीफा में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? खलीफा होता है। और खलीफा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? राज्य विस्तार पर बल देता है। और राज्य विस्तार के लिए ये तलवार के बल पर अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इनको मारो पीटो और क्या करो? अपने राज्य का विस्तार करो और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करो। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसकी सेना इस्लाम की सेना कही जाती है। अतः सैनिकों को जिहाद धर्म युद्ध के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। देखो, अगर सैनिकों में धर्म को सैनिकों में अगर धर्म को बीच में ला दिया जाए, तो सैनिक धार्मिक धार्मिक मूड को लेकर पढ़ेंगे, यानी कि धर्म को लेकर पढ़ेंगे नहीं, सॉरी। देखो, सेना में अगर धर्म को जोड़ दिया जाए, यानी कि सेना किस लिए लड़ती है? वो लड़ती है कि उसके राजा की विजय हो। लेकिन अगर धार्मिक पक्ष को भी जोड़ दिया जाता है सेना के साथ, तो होगा क्या? सेना खुद के लिए लड़ेगी। यानी कि धर्म जो होता है वो आस्था का विषय होता है, और आस्था का जब विषय होता है तो वो व्यक्तिगत बन जाता है। और व्यक्तिगत जब बन जाता है तो व्यक्तिगत चीज को पाने के लिए हमेशा सैनिक जो है क्या करता है? हमेशा प्रयासरत रहता है और जी जान लगा देता है। आप मुझे बताओ, अगर आपकी आस्था है भगवान को मानने में, अगर भगवान की कोई बेइज्जती करता है या फिर भगवान की मूर्ति को कोई तोड़ता है, तो आपको कैसा लगता है? आपको बुरा बुरा लगता है। इसी प्रकार से अब सेना में धर्म को जोड़ दिया गया, यानी कि जिहाद की घोषणा कर दी, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि सेना जो है व्यक्तिगत रूप से पूरी जी जान लगा देगा। और यही रीजन रहा है कि बहुत सारे सल्तनत कालीन जो सुल्तान थे, उन्होंने हमारे देश में स्थानीय राजाओं को हराकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने राज्य का प्रसार किया और अपने वंश की स्थापना करी। तो ऐसे समय समय पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको समझ में आ रहा है ना, तो किस प्रकार से जिहाद के माध्यम से इन लोगों ने हमारे भारत देश को विजित किया। अब खलीफा का दूसरा पक्ष भी आता है। एक तो राजनीतिक प्रमुखता के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि राज्य विस्तार पर बल देता है, और वो भी तलवार के बल पर और नीति के माध्यम से नहीं। लेकिन अंत के जो मुगल कालीन जो सुल्तान आते हैं, तो वो क्या है? और नीतियों को भी अपनाते हैं। इसके अलावा सेना में इसने क्या है जिहाद को भी जोड़ दिया। दूसरा पक्ष जो आता है वो है धार्मिक प्रमुख, यानी खलीफा धार्मिक प्रमुख भी हुआ करता था। यानी कि खलीफा इस्लाम धर्म का प्रमुख था और इस्लाम के प्रसार के लिए काम करता था। ठीक है, तो खलीफा की दो बात हो गई, राजनीतिक प्रमुख और धार्मिक प्रमुख। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए खलीफा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है कि गुलाम वंश आएगा और गुलाम वंश खलीफा से अनुमति लेकर सुल्तान की उपाधि लेगा और राजा का पद धारण करेगा। ठीक है, तो मध्यकाल की हम लोग बात कर रहे हैं। मध्यकाल में हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, मुगल काल की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खलीफा की होती है, राजनीतिक प्रमुखता के रूप में और धार्मिक प्रमुख के रूप में। राज्य विस्तार पर बल देता है, तलवार के बल पर मारो काटो और राज्य की स्थापना करो, विस्तार करो। इसके अलावा सेना को जोड़ दिया धर्म के साथ, जिससे व्यक्तिगत रूप से वो सेना में रहकर युद्ध करें। ठीक है, इसके अलावा धार्मिक प्रमुख भी होता है, यानी कि धर्म का सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि होता है वो खलीफा ही होता है। तो क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मध्यकाल को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर लिया, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। और सबसे ज्यादा जो मध्यकाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम ढंग से इसको पढ़ेंगे। और भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 1206 से लेकर 1857 तक हमें चीजें पढ़नी है। तो इसके बीच में बहुत सारी चीजें भी आएंगी, जैसे सिख वगैरह आएंगे, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। शिवाजी भी आएंगे, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगल काल जो है वो एक लंबा टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होंगी और बहुत सारी घटनाओं को हम सिस्टमेटिक वे से समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, ये पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था। एक होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है,
जिसमें साहित्यिक स्रोत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें लिखित रूप से हमें इतिहास लेखन मिलता है, और लिखित रूप से हमें इतिहास लेखन मिल जाएगा तो उसका प्रूफ हमें मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या होती है इतिहास लेखन में? सबसे बड़ी कमी ये होती है साहित्यिक स्रोत में कि भैया उसमें अवधि नहीं होती है। दूसरी बात, जो परिवर्ती परिवर्ती यानी कि बाद का जो राजा होता है वो संशोधन कर देता है और अपने पक्ष में इतिहास को लिख देता है। ठीक है। ऐसे ही पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत से भी हम पूर्णतः जानकारी इतिहास के बारे में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों में अगर मैच मिलता है तो हम इसको सही जानकारी मान लेते हैं। लेकिन अगर आप समझो, अगर आप जानो, अगर आप ये सोच लो कि भैया जो इतिहास में लिखा है वही सही बात है, तो ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि इतिहास में एग्जैक्टली इतिहास में क्या हुआ था ये किसी को भी कुछ पता नहीं है। ये तो टाइम मशीन है। टाइम मशीन जब इजाद हो जाएगी तो हम जाएंगे कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, और उसके बाद हम सही इतिहास को समझ पाएंगे। लेकिन इतिहास लेखन में बहुत सारी जो है वो आपको कमियां देखने को मिलेगी। लेकिन इन कमियों की बात नहीं करेंगे, जितना हमें प्रूफ हो चुका है, जितना प्रमाण हो चुके हैं उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो जानकारी के स्रोत में साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साहित्यिक स्रोत में भी हम लोग बात करेंगे किस किस की? चचनामा के बारे में, किताबुल हिंद तहकीक ए हिंद के बारे में, इसके अलावा किताब उल यामिनी के बारे में, तारिक ए जहां गुशा के बारे में, सियासत नामा के बारे में, ताज उल मासीर के बारे में, तबाकत ए नासिर के बारे में, आशिका यानी कि देवल देवी और हिज्र खान के बारे में, इसके अलावा खजायन उल फुतूह, इसके अलावा दसवां जो हमारा है नूह सिपिर, इसके अलावा तुगलकनामा, इसके अलावा फतवा ए जहांदारी, इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही दूसरी। ठीक है। अभी रिसेंटली एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है। ठीक है। तो उसमें एक तो बर्नी ऑप्शन आया था और उसमें आया था शम्स ए सिराज। ठीक है। तो उसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे, यानी कि पहली तारीख ए फिरोज शाही वो बर्नी ने लिखी थी और दूसरा जो उसका पार्ट है वो शम्स ए सिराज आशिक ने लिखी थी। ठीक है ना। तो देखो, ये जो ग्रंथ हैं, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन इतिहास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनको आपको रटना है। समझ में आया कि इसका लेखक कौन था? हमेशा कईयों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इस पर जो है आप 7 स्टार लगा लेना। क्या लगाना? 7 स्टार आप लगा लेना, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस की अगर हम बात कर लें, या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिनने क्वेश्चन लगाए होंगे प्रीवियस ईयर के, उन सभी को मालूम होगा कि इनमें से क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है दोस्तों, वो 500 लाइक का होने वाला है। 500 लाइक मुझे चाहिए अभी की अभी, यानी कि 1 घंटे के अंदर। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। इससे पहले भी जब मैं अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर क्लास लेता था तो क्लास में 500 लाइक तो आ जाया करते थे, तब इतने सब्सक्राइबर भी नहीं थे। अब तो अपने सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा हो गए, 317 के सब्सक्राइबर हो गए। तो 500 लाइक कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं इसके लिए, इतना तो बनता है। तो जानकारी के स्रोत में मुद्दे पर आते हैं। जानकारी के स्रोत में सबसे पहले जो हम बात करते हैं चचनामा के बारे में बात करते हैं। बच्चे बच्चे को पता है चचनामा के बारे में। ठीक है। इतिहास को समझने में और इतिहास की विभिन्न घटनाओं को समझने में चचनामा का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। तो इससे आपको यह समझ में आता है चचनामा के माध्यम से किस प्रकार अरबों ने सिंध पर विजय की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चचनामा का लेखक नहीं है। अगर आपसे चचनामा का लेखक के बारे में पूछ लिया जाए और आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आपको यह याद रखना है कि चचनामा का कोई भी लेखक नहीं था। ऐसा नहीं कि आप उसमें अलबरूनी लगा के आ जाओ, या फिर बरनी लगा के आ जाओ, या फिर कोई और लगा के आ जाओ। इसमें लास्ट का ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन लगा देना, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यह आपको मालूम होना चाहिए चचनामा का कोई भी लेखक नहीं है। इसीलिए किसी भी किताब में आप पढ़ोगे तो चचनामा के लेखक के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किस प्रकार अरबों ने सिंध पर विजय किया था। देखो, आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी विदेशी विदेशी कूटनीति, ये सभी सुदृढ़ रूप से काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो अनेक सामंत थे, उन लोगों ने अलग अलग राज्य की स्थापना कर ली। जब अलग अलग राज्य की स्थापना कर लेंगे तो एक जो शक्ति होती है जो कि अखंड भारत को बनाए रखे, वो शक्ति समाप्त हो गई। और आपको पता है मौर्य साम्राज्य में हमारा जो भारत है उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धन था, ठीक है। तो ये धन को लूटने के लिए विदेशी आक्रामक आएंगे। जैसे ही आदमी कमजोर पड़ता है ना, तो दूसरे लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। तो हमेशा अपने आप को मजबूत रखो, है ना। कभी भी कमजोर मत बनो, कभी भी कमजोर मत बनो। कमजोर मतलब फिजिकली कमजोर मत बनो, मेंटली कमजोर मत बनो, है ना। और प्यार व्यार का लफड़ा तो भाई बहुत बेकार होता है, समझ में आया। उसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो है वो कमेंट करते हैं, आपस में नंबर वगैरह एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग जो पढ़ने आए हो केवल पढ़िए, चीजें आपको मिल रही हैं आसानी से, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद। अब भैया ये क्या था? ये भी एक साहित्य था, और इसके माध्यम से भी हमें समझ में आता है कि हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है वो किस प्रकार का था। किस किस सुल्तान ने हमारे भारत के स्थानीय राजा को हराकर अपने राज्य की स्थापना की थी। ये अल बरूनी ने लिखा है, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। आपको पता है कि महमूद गजनबी जब भारत आया था, आप मुझे सन बता दो इसका, कि भैया इसका सन क्या है, मतलब महमूद गजनबी ने कब भारत पर आक्रमण किया था, बस सन बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। तो अल बरूनी इसी के साथ आया था, यानी कि बहुत सारे जो सम्राट हैं, बहुत सारे जो राजा हैं, अपने साथ एक काफिला लेकर चलते थे। इसमें साहित्यकार भी होंगे, इसमें धार्मिक गुरु भी होंगे, इसमें खाना बनाने वाले भी होंगे, इनमें इनमें इनका हरम भी होगा जिसमें बहुत सारी महिलाएं होंगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा काफिला उनके साथ चलता था। यानी कि साहित्यकार ये देखेगा कि भाई युद्ध के समय पर कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। अब युद्ध समाप्त होने के बाद वो क्या करेगा, इसी साहित्य को लिख देगा किताब में, और आगे ये संरक्षित रहेगी। और इन्हीं किताब के माध्यम से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी आया था। ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिनके साथ कोई ना कोई जो है साहित्यकार हमेशा आता रहता है, और समय की घटना का वो वर्णन करता रहता है। इसके बाद तीसरी हम बात करते हैं किताब उल यामिनी के बारे में, ठीक है। तो भैया ये क्या था किताब उल यामिनी? ये भी 7 स्टार है भैया, ये भी पूछा जा चुका है, इसको हमेशा याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो भैया इसका क्या है, ये किताब उल यामिनी है, इसका लेखक है वो उतबी है। भैया उतबी कौन था अब, ठीक है। उतबी था वो गजनी का सचिव था, ठीक है, गजनी का सचिव था। गजनी मतलब गजनबी, महमूद गजनबी। और इसका नाम गजनबी क्यों पड़ा, क्योंकि ये गजनी का शासक था, इसलिए गजनबी इसका नाम पड़ा। अब सचिव था यानी कि चीफ सेक्रेटरी, जिस प्रकार आईएएस ऑफिसर होते हैं चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी कि सीएम के जो आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उसी प्रकार से ये भी चीफ सेक्रेटरी था, किसका, महमूद गजनबी का। अब उसने भी तत्कालीन समय की घटना का वर्णन किया है, जिसके कारण हमें मालूम चल जाता है कि हमारा सल्तनत कालीन जो इतिहास है वो किस प्रकार का था, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद तारिक ए जहां गुशा, ठीक है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है अलाउद्दीन अता मलिक जुबैनी ने, ठीक है। ये आपको जो है चीजें, ये जो आपको किताब है वो कहीं नहीं मिलेगी, आपको बहुत ही कम किताबों में आपको मिलेगी। और ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं जा चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसको भी 7 स्टार लगा लो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बुक है, और इसके माध्यम से भी है, इसके माध्यम से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सियासतनामा। कौन सा, सियासतनामा। अब भैया सियासतनामा किसने लिखी है, ये लिखी है निजाम उल मुल्क तुसी, ठीक है। इसका एक तो आपको नाम याद रखना है, निजाम उल मुल्क तुसी, ठीक है। ये आप याद कर लेना। इसके अलावा देखो, ये जो नाम होते हैं ना, ये नाम कईयों किताबों में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी सी आपको निजाम उल मुल्क तुसी उसी हो जाएगा, किसी में ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर आप ज्यादा परेशान मत होना, है ना।
कि सर किताब में तो ये मुसी लिखा था, आपने तुसी पढ़ा दिया। तो इस पे आप ध्यान मत देना, अलग अलग किताबों में इनके अलग अलग नाम में मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस ग्रंथ में इक्ता व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। अब भैया मुझे बता दो, इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित थी? इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित थी? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, भू राजस्व से संबंधित, या फिर सैन्य व्यवस्था से संबंधित, या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित, या फिर साहित्य, या फिर लेखन प्रणाली से संबंधित। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दो क्या है। और आगे आने वाले समय पर हम लोग पढ़ेंगे क्या है ये हमारा इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था की क्या विशेषता होती है, और इक्ता व्यवस्था है उसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखो सियासतनामा निजाम उल मुल्क दुसी, है ना। इस ग्रंथ से हमें इक्ता व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि मिलता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ से हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य के बारे में मिलता है। अगर हम सभी साहित्य को मिलाकर इतिहास को समझने का प्रयास करें तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का हमारा इतिहास था। तो सभी की सभी जो किताबें हैं उन सभी को मिलाकर हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी किताबों में एक बात, मतलब एक बात पर बल दिया होगा। यानी कुछ किताबें हैं उसमें धार्मिक बातें लिखी गई होंगी, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें आर्थिक बातें लिखी गई होंगी, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें सामाजिक कर्तव्य के बारे में लिखा गया होगा। तो सारी किताबों को मिलाकर हम सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है ताज उल मासिर, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे हसन निजामी। इनका नाम आपने सुना होगा, क्योंकि साहित्यिक स्रोत के क्षेत्र में जब हम घटनाओं का वर्णन करते हैं तो हम कई बार कोट करते हैं मेंस की परीक्षा में कि हसन निजामी की ताज उल मासीर के अनुसार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अगर मुख्य परीक्षा में आप इसको कोट कर दोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। आंसर राइटिंग क्या होती है? आंसर राइटिंग तो सभी लोग जानते हैं कि भैया के ऐसे हमें लिखना होता है, उपाय बताने होते हैं, लेकिन आपकी कंटेंट पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर आप डेट के साथ कोई चीज लिखते हैं, या फिर आप साहित्यकार का नाम लिखते हैं, या फिर आप साहित्य की किताब का नाम लिखते हैं, मेंशन करते हैं और उसके बाद उस घटना का वर्णन करते हैं, तो आपके जो कंटेंट है वो मजबूत हो जाएंगे, आपके कंटेंट को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन आप हवा हवा में बात करेंगे कि भैया हाँ कि अल बरूनी आया था गजनबी के साथ, ठीक है, ये आप लिखोगे। या फिर गजनबी भारत आया था, भैया कब आया था? अगर आप ये भी लिख दोगे, इसके बाद आप ये भी लिख दोगे कि भाई उसको भी लेके आया था, इसको भी लेके आया था, तो इन सब चीजों से मेंस की परीक्षा में आपको प्रभाव पड़ता है। चलो आगे बात करते हैं। तो ताज उल मासीर किसके नाम से प्रसिद्ध, इसके सॉरी, ताज उल मासीर जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा साहित्यिक स्रोत है, इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन है। यानी कि उस समय पर, सल्तनत काल पर सरकारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से चल रही थी, सरकार में प्रशासन किस प्रकार से चल रहा था, कौन कौन से अधिकारी लोग हैं वो काम कर रहे थे, और किस व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, कौन सी शब्दावली का यूज होता है, तो आपको ताज उल मासीर में ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं तबाकत ए नासिर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 7 स्टार लगा लेना, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो लेखक है वो कौन है? मिनहाज उल सिराज, ठीक है, मिनहाज उल सिराज, उस सिराज भी बोलते हैं इसको, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके माध्यम से भी हमें सल्तनत काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारी जो आती है आशिका, ये देवल देवी और हिज्र खान की प्रेम कहानी है, ठीक है ना। ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। और देखो अमीर खुसरो है वो सल्तनत काल के इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अमीर खुसरो इंसान है, वो बहुत टैलेंटेड इंसान था भाई, वो साहित्यकार भी था, वो गायक कलाकार भी था, वो चित्रकला भी करता था, इसके अलावा वो इतिहास लेखन भी करता था। यानी कि अमीर खुसरो एक ऐसा इंसान था भाई कि इसने 7 राजाओं का शासन देखा है। इसके अलावा मुझे आप एक धार्मिक गुरु और है, मुझे भी याद आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अगर आपको याद है तो मुझे बताओ। उसने भी 7 राजाओं का शासन देखा है। मैं एक सेकंड वेट करता हूं कि किसको मालूम है 7 राजाओं का शासन
किसने देखा है? एक तो मैंने अमीर खुसरो की बात कर ली, और दूसरा कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ भैया क्या है। चलो कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं है तो हम बात कर लेते हैं। कौन है? निजामुद्दीन औलैया है। निजामुद्दीन औलैया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता है कौन कौन सी चीजें हैं। तो आगे हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट है हमारा खजाइन उल फुतूह। ठीक है, ये भी भैया अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान की जानकारी मिलती है। आप मुझे बता दो कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने, आराम से बता देना, जिसको पता है वो बता देना, आराम से लिख देना, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान में कौन से महत्वपूर्ण सेनापति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने हिस्ट्री आपको पढ़ा दी है, मुझे पता नहीं किस किसने पढ़ा दी है ना। तो आपको ये छोटी मोटी चीजें तो आपको मालूम होंगी, और यहीं से ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप मुझे बताओ दक्कन अभियान में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? अब आपने अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत भी देखी होगी, उसमें भी आपको नाम देखने को मिलेगा। तो कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से जो फिल्में हैं वो भी काम में आ जाती हैं। तो खजाइन उल फतूह, इसके लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी 7 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये भी अनेक बार पूछा जा चुका है। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा साहित्यिक स्रोत है जिससे अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान की जानकारी मिलती है, तो आप लगा देना भैया खजाइन उल फतूह उसका नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं नूह सिपिर के बारे में। तो नूह सिपर किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी अमीर खुसरो के बारे में लिखी गई है। इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें भारत के पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। किस प्रकार का हमारा वेदर था, किस प्रकार का हमारा पर्यावरण था, किस प्रकार के जीव जंतु वहां पर रहते थे, किस प्रकार से जो माइग्रेटरी जो पक्षी होते हैं, वर्ड होते हैं, वो कहां पर आते थे। झीलों का वर्णन किया गया है, जिसमें डल लेक का भी वर्णन किया गया है, और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का तो अति सुंदर वर्णन किया गया है। इसने कहा है कि भैया भैया जो मालवा का क्षेत्र है वो इतना अच्छा है कि यहाँ का जो मौसम है वो स्वर्ग के मौसम के बराबर है। ना तो इतनी गर्मी पड़ती है, ना इतनी बारिश होती है, और ना ही इतनी ठंड पड़ती है। यहाँ का मौसम बहुत सॉलिड है। आगे हम बात करते हैं नूह सिपर के बाद। देखो अमीर खुसरो ने 3 पुस्तक लिखी हैं, इसका आपको वर्णन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक तो आशिका है, एक खजाइन उल फतूह है, नूह सिपर है। ये 3 पुस्तकें हैं। ये 3 पुस्तक आप याद कर लेना कि ये 3 पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? अमीर खुसरो है। इसके बाद जो हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है वो है तुगलक नामा। भैया ये कौन है? ये भी अमीर खुसरो है। अब आप देख सकते हो कि भैया अमीर खुसरो ने कितने सारे साहित्यिक स्रोत लिखे हैं। साहित्यिक स्रोत लिखने के साथ साथ इसके जो इसने जो अपने ग्रंथ में घटनाओं का वर्णन भी किया है ना, वो भी बहुत सॉलिड तरीके से डेट के साथ किया गया है। तो इतिहास लेखन में अमीर खुसरो के साहित्यिक स्रोत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 पुस्तकें अभी तक हमने इसकी पढ़ ली है। एक तो तुगलकनामा है, एक नूह सिपेर है, एक खजाइन उल फतूह है, एक पहली वाली है। आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में भैया क्या है, देखता हूं आप भूले तो नहीं हो उसको। तो तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन है। अब आप मुझे बता दो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आराम से, धीरे से, किसी को मालूम नहीं चले, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फतवा ए जहांदारी। भैया ये किसने लिखी है? तो ये बर्नी ने लिखी है। अब आप मुझे ये और बता दो कि बर्नी कौन सा शासक था, मुस्लिम शासक था, उसके साथ में वो आया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो तो फतवा ए जहांदारी बर्नी ने लिखी है। इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही, ये भी बर्नी ने लिखी है। इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही, ये शम्स ए सिराज आशिका ने लिखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भैया हमारा जो इतिहास लेखन है, मतलब इतिहास को समझने का जो हम प्रयास करते हैं, तो इन साहित्यिक स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझते हैं। अगर इन साहित्यिक स्रोत में अगर कोई त्रुटि होती भी है तो हम पुरातात्विक स्रोत को भी अध्ययन का स्रोत मानते हैं और इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। तो एक किताब से आपको इतिहास लेखन में, इतिहास को पढ़ने में आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में भी ना आए। तो सारी किताबों का अध्ययन करके, सारी किताबों का मूल्यांकन करके आप इतिहास लेखन आराम से कर पाएंगे। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उससे पहले हम क्या है, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से 14 किताबें मैंने आपको बताई हैं सल्तनत कालीन की।
14 किताबों में से बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, यानी कि 90% किताबें ऐसी हैं जो पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग से जो आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैंने गुप्त काल आपको पढ़ाया, सातवाहन काल मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया, मैंने आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ाया। तो इन सब चीजों के बीच बीच के पहले जब भी मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने क्या है, कुछ किताबें आपको बताई हैं, साहित्यिक स्रोत मैंने आपको बताए हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि भैया एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछी जाती हैं तो भैया याद कर लेना इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जितनी संख्या में आप आओगे ना, लाइव जितनी संख्या में आप आओगे उतना मजा आएगा देखो पढ़ने में। अगर आप लाइव नहीं आओगे तो मजा नहीं आएगा। देखो 7 बजे आप इस बहाने उठ तो जाओगे, वरना आप आलस कर जाओगे, आप उठोगे नहीं, 10 बज जाएंगे आपके ऐसे ही। तो आप 7 बजे उठ जाओ बढ़िया आराम से, 7 बजे लेक्चर देख लो, एक आप माइंड सेटअप में आ जाओगे कि भाई हमें अब क्या करना है। वरना होता क्या है, नींद में आप रहोगे, बस सोचते रहोगे कि भैया हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ये सोच सोच के बस 10 बज जाएंगे। एक फिक्स टाइम आप कर लो कि भैया 7 बजे है, वो सर का लेक्चर आता है 7 बजे, तो 7 बजे हमें आना ही आना है। और ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है ना नोट्स के साथ, वो सब चीजें आपको कोई भी नहीं देगा। यही चीजें मैं अपनी कोचिंग में फीस के साथ पढ़ाता हूं, लेकिन आपको मैंने फ्री में अवेलेबल करवा दी। ठीक है, तो चीजें ये चल रही हैं हमारी। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोग बात करते हैं, 1206 से 1210 इसका टाइमलाइन है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो सबसे पहला शासक है जिसने हमारे भारत में सल्तनत कालीन साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके पहले भी बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र को जीता है, लेकिन एक सुदृढ़ राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का संचालन कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे देश में आया, हमारे देश में आया, इसने आक्रमण किया, इसने मारकाट की। ठीक है, मारकाट करने के बाद इसने अपने शासन की स्थापना कर ली। कोई बात नहीं है, हर राजा ये करता है। हिंदू राजा होगा वो भी ये करेगा कि भाई दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करेगा तो वहां के लोगों को मारेगा, काटेगा, पीटेगा, है ना, वहां की जो सेना है वो रेप करेगी। सब शासक ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मुस्लिम को आक्रमणकारी मान देते हैं कि भैया मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने मारकाट की, ये की, वो की, ये किया, वो किया। ठीक है, जो भी जितने भी राजा हुए हैं ना, सब राजाओं के साथ आपको यही देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य में अगर हम बात करते हैं अशोका की, तो अशोका की सेना थी, उसने भी बहुत मारकाट की थी। समझ में आया? तो समय समय पर बहुत सारे जो शासक आते रहे हैं वो ऐसा ही काम करते रहते हैं। लेकिन आपको एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य किए। इसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है। इसने सिंचाई के लिए काम किए, इसने गरीबों के लिए जो आवास हैं वो बनवाए, इसने अनाथों के लिए अनाथालय बनवाए, इसने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। इसके अलावा इसने मंदिरों के निर्माण के लिए भी अनेक दान दिए। ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न भी कईयों बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसे लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदारता वाला व्यक्ति था। अब आगे हम देखते हैं, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यह मोहम्मद गौरी के सिपह सलार के रूप में शासन करता था। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे भैया इसने लाहौर को ही राजधानी क्यों बनाया। क्योंकि उस समय पर लाहौर एक मुख्य केंद्र था। यानी कि पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है और पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो मध्य दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, उसको संभालने के लिए लाहौर की एक सामरिक स्थिति हुआ करती थी। इसीलिए लाहौर को एक केंद्र बनाया गया। अब हम बात करेंगे, जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार होता जाएगा हमारे भारत में, वैसे वैसे जो क्षेत्र है वो भी शासन का बढ़ता जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र भी बढ़ेगा, पूर्वी क्षेत्र भी बढ़ेगा और पश्चिमी क्षेत्र है वो घटता चला जाएगा। इसके बाद जो हमारी राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर लाहौर क्यों राजधानी थी ये भी आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने लाहौर से राजधानी शिफ्ट की कहां पर, दिल्ली में। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए।
तो यह मोहम्मद गौरी का सिपह सलार के रूप में शासन करता था, यानी कि मोहम्मद गौरी के साथ आया था। और मोहम्मद गौरी ने, आपको पता है किससे आक्रमण किया था? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा, ऐसा कोई भी नहीं पता होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये घटना मालूम नहीं होगी कि मोहम्मद गौरी ने किसको हराया और किसको हराने के बाद उसने हमारे देश में सल्तनत कालीन साम्राज्य की स्थापना करी। सब बच्चों को पता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, ठीक है, सभी की सभी। तो मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी आने के बाद उसने जीता। उसने जीतने के बाद उसने भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां नियुक्त कर दिया कि भाई तुम यहाँ का शासन वासन है वो संभालो, ठीक है, शासन संभालो, और भैया देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और समय समय पर मुझे टैक्स देते रहना, यहाँ से जो टैक्स मिलता रहेगा, है ना, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो जो बात करते हैं हम मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो तथ्य हैं, कठोर तथ्य हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब सुदृढ़ जो तथ्य हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। कोई बोलता है कि भाई कि मोहम्मद गौरी और क्या नाम से जो चौहान था, है ना, कौन सा चौहान था वो, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा चौहान था? पृथ्वीराज चौहान, हाँ ध्यान भूल गया था मैं। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को ईरान ले गया, और ईरान ले जाने के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। और जो हमारा वो था चौहान साहब थे, चौहान साहब को क्या है, शब्द भेदी बाण चलाने का बहुत ही वो था, मतलब ज्ञान था उनको। तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि भाई ये शब्द भेदी बाण तुम्हें चलाना आते हैं तो मुझे एक बार टेस्ट करना है, तुम्हारी आंखें तो हमने फोड़ दी। तो उसके बाद जो शब्द वेदी बाण उसने चलाया, तो जो चौहान थे उनका जो प्रतिनिधि था उसने मोहम्मद गौरी से बोला कि मोहम्मद गौरी आप जो है पहले बोलो, बाण चलाने की अनुमति दो। और उसने बोला, उसके प्रतिनिधि ने, कि चौहान ये बोलेगा वैसे ही तुम्हें शब्दों को समझ के आपको इसके ऊपर बाण चला देना है। तो इस प्रकार से मोहम्मद गौरी बोला कि हाँ बाण चलाओ, तो उसने बाण चला दिया और मोहम्मद गौरी मारा गया चौहान के हाथों। एक तो ये घटनाएं देखने को मिलती है ना, इसके बारे में भी कोई प्रूफ जानकारी नहीं मिलती है। या फिर एक जानकारी और मिलती है कि मोहम्मद गौरी ईरान गया और ईरान के बाद लुटेरों के द्वारा उसको मार दिया गया, है ना। एक जानकारी और मिलती है कि भाई मोहम्मद गौरी क्या है, यहां से बहुत सारी महिलाओं को ले गया, हरम हरम के लिए ले गया। तो वहां के जो खलीफा थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी कि भाई तूने इतना मारकाट की है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, और मोहम्मद गौरी के बारे में हमें उसकी मौत के बारे में भी जानकारी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रकार से हमारे भारत में सिपह सलाहकार के रूप में नियुक्त हुआ और उसने शासन किया, और स्वयं को सुल्तान भी नहीं कहा। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने बोला कि हम तो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि हैं, और अपने शासन काल तक कभी भी इसने कभी भी सुल्तान नहीं कहा, और ना ही कभी इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि के लिए रिक्वेस्ट की। कुरान की पंक्तियों को बहुत सुरीला गाने के कारण इसे कुरान खां कहा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बात और है कि साहित्यिक स्रोत की अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर हम कला के क्षेत्र में बात करते हैं, तो कला के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक संगीत का प्रेमी था। ये कुरान की पंक्तियों को इतना सुरीले शब्दों में गाया करता था कि इसको कुरान खां कहा गया था, ठीक है। तो इसने बहुत सारे जो संगीतकार हैं उनको भी संरक्षण प्रदान किया। अब कौन कौन से ऐसे संगीतकार हैं, इसे हम पढ़ेंगे कब? आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, जो इस समय पर है उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। देखो आज के समय पर जो पोलो है वो बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो पोलो खेलते हैं, ठीक है। छोटे मोटे आदमी क्या खेलते हैं? छोटे मोटे आदमी गिल्ली डंडा खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेल लेते हैं। उस समय पर भी पोलो खेलते थे, ठीक है। आप मुझे बताओ पोलो खेलते समय किस जानवर का हम लोग यूज करते हैं? ठीक है, घोड़े का, गधे का, भैंस का, सबको पता होगा यार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश। अब मुझे आप बता दो कि भैया इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या संबंध था। एक एक करके बात करते हैं हम। तो हम बात करेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो अवधि थी वो कितनी थी? 1206 से 1210 ईस्वी। इसके अलावा अब आएगा इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक नीति के निर्णय लेगा जो कि सल्तनत काल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अब ऐसी कौन कौन सी घटनाएं इल्तुतमिश के समय पर हुई थी, वो घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। देखो, किसने किसको मारा, किसने किसको तलवार मारी, किसके पास कितने सैनिक थे, किसके पास कितने घोड़े हाथी थे, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो इंपोर्टेंट जो घटनाएं होती है ना, उन्हीं से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जितने भी ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये कंटेंट भी याद हो गया ना, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे और आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको बन जाएंगे, है ना। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। यूपीएससी में अगर आपको ये मालूम चल गया कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, दिल है मानता नहीं है, सब चीज पढ़ता है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। आपको सिलेबस पूरा करना है, वो भी आपको करना है इंपॉर्टेंट चीज के साथ। पहले इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो पूरी की पूरी चीजें पढ़ते जाओ। मुद्दे पर आते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश है वो किसका गुलाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो भैया ये कौन हुआ? गुलाम का गुलाम हुआ। ठीक है, इसीलिए इस काल को, सल्तनत काल को, हम गुलाम वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहां के जो शासक हुए थे वो गुलाम हुआ करते थे। और आप गुलाम जानते हो ना, दास प्रथा उस टाइम पर मौजूद थी। दासों को खरीदा जाता था, दासों को बेचा जाता था, और दासों का यूज हम लोग कहाँ करते थे? किसी का हमने यूज कर लिया सैन्य कार्य में, किसी का हमने यूज कर लिया कृषि कार्य में, किसी का हमने यूज कर लिया घरेलू काम को करने में। तो वहां के जो गुलाम हुआ करते थे, ईरान के, अफगान के, तो वहां के गुलामों को सैन्य कार्यों में लिया जाता था। इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इल्तुतमिश था वो गुलाम का गुलाम था। सत्ता में आने से पहले ही इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने दास्ता से मुक्त कर दिया था। तो मैंने आपको बताया था, मौर्य काल में भी मैंने आपको बताया था, गुप्त काल में भी मैंने आपको बताया था, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता में बताया था कि भैया उनके लिए, दासों के लिए व्यवस्था हुआ करती थी कि आप पैसे दे दो, हमारा जो हमने तुम्हें खरीदा है उसके बराबर पैसे कमा कर दे दो इसके, और तुम दास्ता से मुक्त हो जाओ। या फिर कुछ ऐसा साहसिक कार्य करो जिससे हमें मजबूर होना पड़े कि भाई ये बंदा है ऐसा, इसको दास्ता से मुक्त करना चाहिए। तो दास्ता से किस प्रकार से मुक्त किया जाता था ये भी आपको मालूम है। तो कुतुबुद्दीन सॉरी इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने दास्ता से मुक्त कर दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश एक सैन्य अभियान में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और भारत को विजित करने में भी इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। लेकिन इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मोहम्मद गौरी के साम्राज्य की स्थापना के लिए। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने अपना प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना, ना कि इल्तुतमिश को चुना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाएगा तो कौन आएगा? आएगा इल्तुतमिश आएगा। इसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। इस दृष्टि से यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक एक नैतिक व्यक्ति था, और वो कभी भी ये चाहता नहीं था कि मैं सुल्तान के पद को धारण करूं। लेकिन इल्तुतमिश ने यह समझा कि अगर मैं सुल्तान का पद धारण करूंगा, ठीक है, तो मुझे समाज में मान्यता मिलेगी, मेरी इज्जत में इजाफा होगा। अगर मैं गुलाम वंश का गुलाम ही रहूंगा तो समाज तो मुझे गुलाम ही बोलेगा, ठीक है। और गुलाम कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कभी उसकी इज्जत नहीं होती है। यानी छोटी कास्ट का इंसान कभी भी बड़ा आदमी बन जाए तो कहीं ना कहीं तो उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। उसके सामने तो नहीं, उसके पीठ पीछे भी उसकी बेइज्जती की जाती है। तो इल्तुतमिश के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण काम था कि वो खलीफा से सुल्तान का पद धारण कर ले। अब सुल्तान का पद धारण कर लेगा तो उसे एक वैधानिक मान्यता मिल जाएगी। जिस प्रकार से जो हमारे कौन थे, शिवाजी थे, शिवाजी ने क्षत्रिय धर्म को अपनाया था। और कौन सा वो पंडित था जिसने शिवाजी को क्षत्रिय बनाया था? ठीक है, तो क्षत्रिय बनने का उनका मकसद भी ये था कि उन्हें मान्यता मिल जाए, ठीक है ना। वैसे वो ओबीसी में आते थे शिवाजी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इल्तुतमिश ने अपने को वैधानिक सुल्तान घोषित कर दिया। इसके पीछे कौन कौन से रीजन थे ये भी मैंने आपको बता दिए। इल्तुतमिश के समय एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके समय मंगोल नेता चंगेज खान ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंधु क्षेत्र तक आया था।
चंगेज खां आपको पता है कि मध्य एशिया का सबसे खूंखार शासक था। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पूरे मंगोलिया, पूरे चीन, पूरे क्या नाम से रशिया तक के क्षेत्र को इसने विजित कर लिया था। और इसका एक सपना और था कि ये भारत पर भी आक्रमण करे, लेकिन ये भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उस समय पर हिमालय था, वो हमारी रक्षा कर रहा था। बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जो कि भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन हिमालय की सामरिक स्थिति होने के कारण कोई भी शासक जो है, कोई भी शासक नहीं, बहुत कम शासक ऐसे हुए हैं जो सफल हो पाए हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो बहुत सारे शासक आते, मारकाट करते और शासन परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलता। इसी प्रकार से भैया चंगेज खां और ख्वारिज्मी के शासक थे जलालुद्दीन, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो आपको पता है चंगेज खां तो विशाल साम्राज्य का शासक था, इसकी सेना भी मजबूत थी। अब युद्ध में ये हार गया और युद्ध में हारने के बाद इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन भैया इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी। अगर इल्तुतमिश उस टाइम पर शरण दे देता तो चंगेज खां नाराज हो जाता और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता? इसका खामियाजा भुगतना पड़ता भारत को। भारत में चंगेज खान का शासन स्थापित हो जाता। अब चंगेज खान का जब शासन स्थापित होता तो ये तो एक तरह से जनजाति थी, खाना बदोश लोग थे, लूटपाट पे, बलात्कार पर विश्वास करते थे। इनको कोई मतलब नहीं है आम जनता के साथ जन कल्याणकारी काम करने का, है ना। तो अच्छा हुआ इल्तुतमिश की ये कूटनीति जो है वो काम में आई और सल्तनत जो है वो बच गई चंगेज खान के आक्रमण से। ठीक है, तो इस प्रकार से इल्तुतमिश की ये जो घटना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इतिहास में। अगर इल्तुतमिश उस टाइम पर कूटनीतिक नीति नहीं अपनाता और उसको जलालुद्दीन को शरण दे देता तो आज का इतिहास और कुछ बोलता। आगे हम बात करते हैं, इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी यानी कि 40 दल का गठन किया। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी यानी 40 दल का गठन किया। उसके प्रति निष्ठावान अमीरों का ये दल था। भैया क्यों किया? क्योंकि कुतुबुद्दीन जब शासक था तो उसके शासन में जो तुर्की लोग थे वो शासन के लिए यानी कि शासन में अपने की दावेदारी बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे थे। तो षड्यंत्र रचे जा रहे थे कि भाई इल्तुतमिश को किस प्रकार से हटाया जाए। यानी जब भी कोई मरता है, कोई भी शासक मरता है तो उसके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से इल्तुतमिश तो मजबूत था तो इसने सत्ता हासिल कर ली। भैया इस सत्ता को बनाए रखने के लिए भी इसको अब प्रशासनिक काम करने थे। तो सबसे पहले इसने तुर्क ए चहलगानी बनवाया, एक गठन। अब ये भाई तुर्क ए चहलगानी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा। ऐसे लोगों को मरवा दिया गया जो षड्यंत्र में शामिल थे, ऐसे लोगों को मरवा दिया गया जिन पर शक था कि भाई ये जो है सल्तनत काल के लिए गलत है। ठीक है, तो तुर्क ए चहलगानी है वो प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए बनाया गया था और तुर्क ए चहलगानी की वजह से ही सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकी और इल्तुतमिश ने कुछ समय के लिए शासन किया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि तुर्क ए चहलगानी जो 40सा जो दल था उसका गठन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ये भी 7 स्टार है, इसको भी लगा लेना, ये भी आपको याद हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि तुर्क ए चहलगानी का क्यों निर्माण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और शुद्ध चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। देखो मैंने आपको बताया था किस टाइम पर, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर क्या था, जो हमारा लाहौर था वो राजधानी था। क्यों राजधानी था? क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र की जो सीमा है भारत की वो ज्यादा थी और पूर्वी क्षेत्र में सल्तनत कालीन का अधिकार बहुत कम था। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पर साम्राज्य का विस्तार हो चुका था, यानी पूर्वी क्षेत्र भी विजित किए जा चुके थे, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अपना जो टारगेट है भैया वो 500 लाख का टारगेट है। 150 अभी 150 हुए हैं। ठीक है, 200 हो गए हैं, 300 का अपना 300 और बचे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी जो भी नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं वो लाइक ठोकते जाओ। 500 हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इल्तुतमिश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी कि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इसके अलावा शुद्ध चांदी का टंका चलाया। मैंने आपको बता दिया कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया। अब शुद्ध चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया।
अब सल्तनत काल में उस समय पर अगर सोने की दीनारें चल रही हैं तो क्या होगा, सोने की वस्तु में महंगाई आएगी, क्योंकि जब टकसाल बनना स्टार्ट होंगी सोने की तो सोने की डिमांड बढ़ जाएगी, सोने की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो इस व्यवस्था से बचने के लिए इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। अब ये आपको पता है कि चांदी सोने से थोड़ा सा सस्ता होता है और तांबा भी सस्ता होता है ना। और इसको मान्यता प्रदान की गई सल्तनत और शासक के द्वारा। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की गई। आपको महत्वपूर्ण भूमिका ये भी देखने को मिलती है, किसकी, आपको इल्तुतमिश की, कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने करी थी, इल्तुतमिश ने। लेकिन पहले के जो आपको सोने के सिक्के मिलेंगे, चांदी के सिक्के मिलेंगे, उसमें आपको किसी देवी देवताओं की आपको चित्र देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको कोई मंत्र है उसका आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर किस शासक के द्वारा ये मुद्राएं हैं वो चलाई गई हैं उसका नाम और उसका चित्र है वो देखने को मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी किसमें, पहले की। लेकिन इसकी इल्तुतमिश की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टकसाल पर नाम लिखवाने की परंपरा इसने शुरू कर दी थी। आगे हम लोग बात करते हैं, इल्तुतमिश ने अपने दरबार में ईरानी रीति रिवाज को आरंभ किया। आप मुझे बता दो भैया कि इल्तुतमिश ने ईरानी रीति रिवाज को आरंभ क्यों किया था। क्योंकि भैया इल्तुतमिश जो आया था वो कहां से आया था, वो ईरान से आया था। अब जब ईरान से आएगा तो वहां के रीति रिवाज भी लेके आएगा। जब हमारे भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां भी दिवाली मनाते हैं, वहां भी होली मनाते हैं, ग्रुप बन जाता है उनका। तो भैया इल्तुतमिश भी आएगा तो इल्तुतमिश भी क्या है, अपने साथ रीति रिवाज लेकर आएगा। और इसी प्रकार से हमारी भारत संस्कृति है वो विविधतापूर्ण बनती गई। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे रीति रिवाज थे ही थे, इसके अलावा और भी क्षेत्रों से रीति रिवाज आते गए और कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारा स्वर्ण युग आया उस समय पर। इसके अलावा शिक्षा के लिए मदरसे का निर्माण करवाया। ठीक है, मदरसे का निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि इल्तुतमिश का मानना यह था कि मदरसों के माध्यम से जो मुसलमान लोग हैं उनके जो बच्चे आएंगे तो उनसे हम मुस्लिम धर्म के बारे में उनको समझाएंगे, बताएंगे, और जो जिहाद है उसके बारे में भी बताएंगे। हम बताएंगे मुस्लिम धर्म का क्या महत्व है और अन्य धर्म के जो लोग हैं किस तरह से पथ भटक गए हैं, यानी कि रास्ता भटक गए हैं, इनको हमें रास्ते पे लेके आना है। और जितने भी अन्य धर्म हैं उनको क्या है, मुसलमान धर्म में कन्वर्ट करना है। तो मदरसे का निर्माण करवाया गया था शिक्षा के लिए, मुसलमान धर्म को, मुस्लिम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में आपको और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो भैया मदरसे का निर्माण हो गया। इसके अलावा क्या काम किया इसने, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का भी निर्माण पूरा करवाया इसने। ठीक है, तो कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने करवाया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि प्रारंभ किसने करवाया था। भैया कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने भैया कुतुब मीनार को बनवाया था। भैया कुतुब मीनार इसका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। भैया कौन सा वो संत था जिसके नाम पर इसने कुतुब मीनार इसका नाम रखा था। आप सोचोगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया तो अपने नाम से इसने बनाया होगा, नहीं, उसका एक धार्मिक गुरु था उसके नाम पर इसने बनाया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि उस धार्मिक गुरु का नाम क्या था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कुतुब मीनार के निर्माण में किस शासक का हाथ है, अगर आपसे दो ऑप्शन दे दिए जाएं, आपको दो तीन ऑप्शन दे दिए जाएं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भैया कुतुब मीनार के निर्माण में इल्तुतमिश का भी हाथ था और किसका हाथ था, और हाथ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये हमने बात कर ली है। इसके अलावा दिल्ली में सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनवाया जो भारत में निर्मित पहला मकबरा माना जाता है। तो भैया इसने मकबरे बनवाना भी इसने स्टार्ट कर दिए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया मकबरे का प्रचलन किसने करवाया था, तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ये मकबरा उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन के लिए बनवाया था। अब आपसे एक सवाल है कि भैया मकबरा जो होता है वो किसके काम में आता है, सोने के काम में आता है, पूजा करने के काम में आता है, या फिर संगीत और नृत्य देखने के काम में आता है। मकबरा भैया आता क्यों है, मकबरा किसके काम आता है, ये आपको चीज बतानी है। ठीक है, ये हमारी बात होगी इल्तुतमिश के बारे में। इसके बाद
हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि कल हमारा लेक्चर होने वाला है। और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लाइक करते जाएं। 500 लाइक तो हमारे नहीं हो पाए आज, क्योंकि 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 231 लाइक हो पाए हैं यार। कल कल मैं मानता हूं कि 500 लाइक तो चले जाएं, ठीक है। 500 लाइक तो चले जाएं। देखो, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आप पैनल पे क्यों नहीं पढ़ाते हो। देखो, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। जैसे कभी कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी कभी मुंबई जाना पड़ता है, कभी कभी जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। इसीलिए मैं स्टूडियो में नहीं रह सकता हूँ, और पहले भी इसी वजह से मैंने काम छोड़ा था। तो आपको पढ़ना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसे भी एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी आवाज है वो क्लियर नहीं आती है। तो अभी मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय के बाद मैं माइक ले आऊंगा, तो माइक से भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आवाज हमारी क्लियर आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप बोलोगे कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो पीडीएफ आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है। कम से कम 450 बच्चे उस ग्रुप में हैं, है ना। तो सारे के सारे बच्चे जिनको पीडीएफ चाहिए, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि इस बार का प्रीलिम्स निकालना है उनको, तो वही इस पीडीएफ को लें, उनको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो बीके लाइव कोड को आप यूज करें, है ना। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है टेक्निकल, तो 9074467114 पे क्लिक कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं मुझे स्पेशली। मैं उठाऊंगा या फिर मेरा असिस्टेंट फोन उठाएगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी बात हो गई है। इसके बाद हम जो है वो कल बात स्टार्ट करेंगे। कल बात स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनकी संख्या 168 हो चुकी है, ठीक है। कल मुझे ये टारगेट 200 चाहिए भैया, 200 200 चाहिए, 200। तो प्रीलिम्स तक मैं आपका एंशियंट, मिडिएवल और आधुनिक भारत का इतिहास है वो करवा दूंगा, लेकिन आपकी सहभागिता होना बहुत जरूरी है। 200 बच्चे, आज तो 168 बच्चे हैं वो लाइव हैं, 168। कल मुझे 200 बच्चे चाहिए। हम ये टारगेट है वो बढ़ाते जाएंगे। देखो, पढ़ो, सुबह 7 बजे जग जाओ, आपका रूटीन सबसे बढ़िया हो जाएगा। लेट नाइट मत पढ़ा करो आप, ठीक है। 12 बजे सो जाया करो बढ़िया आराम से, उसके बाद सुबह उठ जाया करो 7 बजे, और आपका लेक्चर है वो तैयार रहेगा। आप सोचो कि भैया रिकॉर्डेड वीडियो हम देख लेंगे, तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, आप नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल चीजें ये हैं, ठीक है। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 7 बजे के टाइम पर, इसी टाइम पर।